राजपुर गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस घर का मुखिया था रघुनाथ। रघुनाथ की दो बेटियां थीं। दोनों ही चांद की रोशनी की तरह गोरी थीं और अब उनकी उम्र शादी लायक हो रही थी। उसकी बड़ी बेटी का नाम सीता और छोटी बेटी का नाम राधा था। उसकी पत्नी का 3 साल पहले ही देहांत हो गया था। रघुनाथ दिहाड़ी मजदूरी करता था और बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा चल रहा था। एक रोज उनके गांव में एक धनी सेठ आता है जो किसी व्यापार का सौदा करने आया था। वो रघुनाथ के एक दोस्त का मालिक था जो कि शहर में रहता था, इसलिए वो रघुनाथ के घर पर ही कुछ दिनों के लिए रुक जाता है। उसी शाम, जरा एक गिलास पानी लेकर आना। जी पिताजी, अभी लेकर आई। सीता पानी लाकर धनी सेठ को देती है। अरे रघुनाथ जी, आपकी बेटी है क्या? जी साहब, मेरी 2 बेटी हैं। सीता जो बिल्कुल सीता की तरह भोली और सीधी है, और दूसरी बिटिया राधा है। फिलहाल मैं दोनों के लिए ही रिश्ता देख रहा हूँ। जैसे कोई लड़का मिलता है, इन दोनों की एक साथ शादी कर दूंगा। अगर रघुनाथ जी आप बुरा न माने तो एक बात कहनी थी। जी जी कहिए साहब, आपकी बात तो सर का ताज। जी मैं यहाँ राजपुर गांव में रिश्ते की ही तलाश में आया था। आप अपने बेटे के रिश्ते की तलाश में आए होंगे। जी नहीं, मेरे बेटे नहीं है और मेरी शादी भी नहीं हुई है। माँ मुझसे कहती कहती थक गई थी, पर मैं अपने काम धंधे के चक्कर में शादी की तरफ गौर ही नहीं कर पाया। और एक माँ थी, लेकिन एक दिन वो भी चल बसी। पर अब जाकर लगता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए थी। इतनी सारी प्रॉपर्टी का वारिस भी तो कोई होना जरूरी है। इसीलिए मैं अपने लिए रिश्ते की तलाश में आया हूँ और मुझे आपकी बड़ी बेटी पसंद है। ये बात अंदर से उसकी दोनों बेटियां सुन रही थीं और रघुनाथ की छोटी बेटी के मन में लालच आ जाता है। काश ये बूढ़ा मुझे पसंद कर लेता तो मैं तो रानी बनकर रहती, लेकिन अब इस सीता की किस्मत खुल जाएगी अगर ये इस बूढ़े के घर शादी करके चली गई तो। अमीर सेठ को देख रघुनाथ जी भी शादी के लिए राजी हो जाते हैं। सीता सरल और सीधे स्वभाव की लड़की थी। अपने बाबूजी के कहने पर वो धनी सेठ से शादी कर लेती है और धनी सेठ के साथ अपने ससुराल शहर चली जाती है। अपना बड़ा सा घर देखकर वो खुश हो जाती है। ये इतना बड़ा घर हमारा है क्या? हाँ सीता, ये घर आज से हमारा है और तुम एक घर की मालकिन। ऐसे ही शादी को 1 महीना बीत जाता है और अब सीता धनी सेठ के साथ अपने बाबूजी और अपनी छोटी बहन से मिलने घर आती है। अरे आओ आओ सीता बेटी, कैसी हो? और दामाद जी कहाँ हैं? जी बाबूजी, बस वो बाहर गाड़ी लगा रहे हैं। बाबूजी, आप उस 55 साल के बूढ़े को अपना दामाद बोल रहे हो? ये बात सुनकर सीता थोड़ी मायूस होती है और कहती है, राधा देखो, अब वो जो भी हैं जैसे भी हैं मेरे पति हैं और मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं, मालकिन बनाकर रखते हैं घर की, और वो अब इस घर के दामाद भी हैं और तुम्हारे जीजा जी भी। तो आज की बात ये बात मत बोलना। अरे दीदी, आप तो बुरा मान गई। दीदी, ये हार क्या सच में सोने का है? इतना बड़ा हार? हाँ राधा, ये सोने का है और एक नहीं, ऐसे बहुत हार बनवाए इन्होंने मेरे लिए। अगर तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो, मेरे पास और है। अरे नहीं दीदी, मैं भला आपका इतना बड़ा हार कैसे ले सकती हूँ? सीता थोड़ी उदास होकर राधा से बोलती है, राधा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े घर में जाऊंगी और अपने से बड़ी उम्र के आदमी के साथ मेरी शादी होगी। मेरा शुरू में तो मन नहीं था शादी का, पर बाबूजी के कहने पर मुझे करनी पड़ी। पर देखो, आज मैं खुश हूँ। भले ही 55 साल की उम्र के आदमी से मेरी शादी हुई, पर वो मुझे बहुत प्यार से रखते हैं। थोड़ी देर बाद सीता अपने ससुराल चली जाती है और ऐसे ही समय बीतता गया। पर राधा के मन में सीता का घर और पैसे खटक रहे थे और हर समय उसके दिमाग में वो गाड़ी, सोने का हार और ढेर सारी धन दौलत मालिक के सपने चल रहे थे। हर समय बस वो यही सोचती थी कि कैसे भी उस बूढ़े आदमी को अपने जाल में फंसाकर उससे शादी कर ले। और फिर एक दिन, बाबूजी, मुझे दीदी की बहुत याद आ रही है, मैं कुछ दिन के लिए उसके घर रहने जा रही हूँ। ऐसा कहकर राधा अपनी बड़ी बहन के ससुराल आ जाती है। अरे राधा, तुम यहाँ? तुमने मुझे बताया भी नहीं। अब अपनी दीदी के घर आने के लिए भी बताया जाएगा क्या? क्या ये मेरा घर नहीं है? अरे नहीं राधा, तुम गलत समझ रही हो, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा घर है, जितना मन करे रहो। अरे सीता, अब साली साहिबा को अंदर भी लाओगी या बाहर ही भेज दोगी? फिर राधा अंदर आ जाती है और नाश्ता करके अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन आधी रात को जोर जोर से अचानक से वो चिल्लाने लगती है। तभी राधा और धनी सेठ भागकर उसके कमरे में आते हैं। अरे राधा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? वो दीदी, मैं इतने बड़े घर में पहली बार सो रही हूँ ना, मुझे अकेले में डर लग रहा है। अरे तो कोई नहीं राधा, तुम हमारे कमरे में सो जाओ।
अरे नहीं नहीं जीजा जी, मैं सो जाऊंगी, अच्छा नहीं लगता आप दोनों को रात में डिस्टर्ब करूं। सीता और धनी सेठ के जिद करने पर राधा उनके कमरे में सो जाती है और उसकी पहली चाल कामयाब हो जाती है। और अगली सुबह राधा बाथरूम से नहाकर निकलती है और जानबूझकर अपने लंबे लंबे बालों को झाड़ती है और धनी सेठ के मुंह पर बालों को छटकती है और उस पर डोरे डालना शुरू कर देती है। ओह सॉरी जीजा जी, गलती से लग गए। कोई नहीं राधा, वैसे मुझे लंबे बाल बहुत पसंद है और तुम्हारे बालों से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। शुक्रिया जीजा जी। जीजा जी मेरे बाल तो बचपन से इतने लंबे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं। हाँ अच्छे लगे तभी तो बोला। तुम्हारे चेहरे पर बिखरे बालों ने तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद और लगा दिए हैं। ये सुनकर राधा मन ही मन मुस्कुराने लगती है और रोज कोई ना कोई चाल चलने लगती है। कभी चलते चलते धनी सेठ के ऊपर गिर जाती तो कभी उसके पास जाने के बहाने ढूंढती। ऐसे ही करते करते एक हफ्ता निकल गया था और धनी सेठ भी अब सीता की तरफ कम ध्यान देकर राधा की तरफ ध्यान देने लगा था। फिर एक रोज धनी सेठ और राधा बाहर घूमने जाते हैं। जीजा जी, हम दीदी को बिना बताए बाहर आ गए तो कहीं उन्हें बुरा लग गया तो? अरे बस भी करो राधा, पूरे दिन तुम्हारी दीदी संग बोर हो जाता हूँ। सच कहूँ तो मन नहीं करता उसके पास जाने का। अच्छा जीजा जी, फिर किसके पास मन करता है जाने का? तुम्हारे पास आने का मन करता है राधा। अरे जीजा जी, क्या बात कर रहे हो? तुम बस एक बार हाँ तो करो राधा, देखना तुमको कैसे रानी बनाकर रखूंगा। बोलो, शादी करोगी मुझसे? आखिरकार वो हो ही गया जो राधा सोच कर आई थी। वो शादी के लिए हाँ कर देती है और अगले दिन धनी सेठ और राधा शादी करके घर आ जाते हैं, जिसे देखकर सीता अचंभित रह जाती है। ये सब क्या है राधा? तुम इनके साथ शादी के जोड़े में क्यों हो? ये भी मेरी आज से पत्नी है और आज से इस घर की मालकिन भी। देखो, तुम भी इस घर में मेरी पत्नी बनकर रह सकती हो और राधा भी, साथ मिलकर दोनों रहो। ऐसे कहकर धनी सेठ राधा को लेकर कमरे में चला गया और सीता एक कोने में पड़ी रोती रही। बेचारी जाती भी कहाँ, समाज के डर की वजह से धनी सेठ के घर पर ही उसकी पत्नी बनकर रहने लगी। ऐसे धीरे धीरे दिन गुजरते गए और धनी सेठ अब राधा को मालकिन बनाकर रखने लगा और सीता को एक नौकरानी की तरह। राधा तो उसके पैसे को लेकर लालच में थी और धीरे धीरे काफी दिन भी बीत गए, लेकिन अब राधा को धनी सेठ की सारी प्रॉपर्टी चाहिए थी। इसलिए एक रोज अब राधा धनी सेठ को मारने का प्लान बनाती है। अरे सीता, आज क्या बना रही हो? तुमसे मतलब अभी कलेजे को ठंडक नहीं मिली क्या अपनी बहन का घर उजाड़ कर? अरे तुम तो बेकार में गुस्सा कर रही हो। अब मैं क्या करती जब तुम अपने मियाँ जी को खुशी नहीं रख पाई? तो बस वही खुशी पाने वो मेरे पास आ गए। इसी तरह राधा उसे चिढ़ाती रहती। एक रोज सीता खाना बनाकर रसोई से चली जाती है तो सीता जल्दी से आकर धनी सेठ के खाने में जहर मिला देती है और उसे सीता देख लेती है। जब धनी सेठ खाना खाने बैठता है तो जल्दी से आकर सीता बोलती है, रुक जाइए, आप ये खाना नहीं खा सकते। पर क्यों, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे खाना खाने से रोक रही हो? क्योंकि राधा ने जहर मिलाया है आपके खाने में। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है ताकि आप मुझे इस घर से निकाल दें। आप इसकी बातों में मत आइए। भगवान के लिए आप ये खाना मत खाइए, मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बातों पर विश्वास कीजिए। धनी सेठ सोचने लगता है और फिर सीता की बातों पर गौर करता है। राधा एक काम करो, ये खाना तुम खाकर दिखाओ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। धनी सेठ के बार बार बोलने पर भी राधा उस खाने को नहीं खाती है और धनी सेठ समझ जाता है। वो राधा को जोरदार थप्पड़ मारता है। फिर राधा अपना सच सबके सामने बता देती है, जिससे धनी सेठ उसे जेल में भेज देता है। मुझे माफ कर दो सीता, मैं थोड़ा भटक गया था और राधा की चाल को नहीं समझ सका। सीता उसे माफ कर देती है और फिर से एक बार वो उस घर की मालकिन बन जाती है और अपने पति को मरने से बचा लेती है। कुछ समय बाद दोनों का एक बेटा होता है, जिससे अब वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।